गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। आई होप दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लिया था। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपका समय वेस्ट न हो इस वजह से बोर्ड पे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना दिया है। चलिए एक एक करके इसके पार्ट, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, उन सारी चीजों के बारे में समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये जो डायग्राम दिख रहा है आपके सामने, ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर अंग भाग नहीं लेता है। इन सारे अंगों का जो योग होता है वह सिस्टम बनाता है, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले इस वाले भाग पे चलते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। हिंदी में इसे वृषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण। इंग्लिश में इसे टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होता है? टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करता है। यानी शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? इसी टेस्टिस में होता है। यानी स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस जब अनमैच्योर कंडीशन में होता है तो वह इस वाले पोर्शन पे रुका रहता है, इसे कहते हैं इपिडिडाइमिस। जब स्पर्म अनमैच्योर होता है यानी परिपक्व नहीं होता है तो वह कहाँ स्टोर रहता है? इपिडिडाइमिस में स्टोर रहता है। जब वो परिपक्व हो जाता है तो ये बाहर निकलता है स्पर्मिएशन के थ्रू। यानी जब हम स्पर्मिएशन करते हैं यानी स्पर्म को बाहर निकालते हैं तो ये इपिडिडर्मिस से इस रास्ते से होकर के स्पर्म इस नली से होकर के जाता है। बात करें इस नली का क्या नाम है? इस नली को हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। इस नली से स्पर्म जा रहा है। ध्यान देना दोस्तों, इस नली को देखना, स्पर्म निकला। यानी जब कोई व्यक्ति किसी महिला से सेक्स करता है तो उस कंडीशन में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है और जिस नली के माध्यम से वो जाता है उस नली को क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस से ये स्पर्म आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ पे एक नली आई है, इस नली को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। मैंने बताया था आपको जब मैं एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था तो इस नली के बारे में बताया था। इस नली को जहां से यूरिन आता है और यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है। यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है। बताइए, इसे कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब ये स्पर्म इस वास डिफरेंस से होते हुए इस नली से ये पीछे की तरफ है, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ध्यान देना दोस्तों, ये कई सारे लाखों की संख्या में स्पर्म आते हैं। यहाँ तक आते आते इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। फिर यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल क्या करता है? इन स्पर्म को ऊर्जा प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ऊर्जा प्रोवाइड करता है। अब यहां से ऊर्जा पा करके स्पर्म क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, सेम यही प्रोसेस इधर भी हो रहा होता है, लेकिन मैं एक तरफ का बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि किसके विषय में बात हो रही है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड करता क्या है? जब आप जानते हैं कि यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है? यूरिन यानी पेशाब होता है। जब पेशाब आ रहा होता है तो यहाँ पे यह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करता है? स्पर्म को यहीं पे रोक देता है कि आप लोग यहीं पे रोकिए, अभी सांप जा रहे हैं। कौन? यूरिन सांप जा रहे हैं। जैसे ही यूरिनेशन हो जाता है यानी पेशाब बाहर निकल जाता है और ये ट्रैक खाली होता है तो उस वक्त क्या करता है? यही प्रोस्टेट ग्लैंड इस यूरिन को रोक देता है ट्रैफिक पुलिस की तरह, और किसको भेज देता है? स्पर्म को भेज देता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? एक प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वह क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस की तरह भी काम करता है। वह क्या करता है? एक रास्ता को जाम करके दूसरे रास्ते को चालू कर देता है, फिर दूसरे रास्ते को बंद करके पहले रास्ते को चालू कर देता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। अब दोस्तों होता क्या है? स्पर्मिएशन हो गया। यहाँ पे स्पर्मिएशन हो गया, पेनिस के थ्रू यह बाहर निकल जाता है।
महिलाओं में क्या होता है, ये जो यूरिन निकलने वाली नली जो होती है, जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं, वह अलग होता है, और जो ओवम और एग निकलने वाली जो नली होती है वह अलग होता है। महिला में दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि मेल में या पुरुषों में यह सेम नली से यूरिन भी निकलता है और सेम नली से क्या निकलता है, स्पर्म भी निकलता है। और एक बार जब स्पर्मिएशन होता है यानी डिस्चार्ज होता है, तो लगभग लाखों की संख्या में क्या निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं। उनमें से एक स्पर्म को पकड़ करके यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया है। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो स्पर्म होता है वह मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। पहला होता है हेड, नेक, मिड पीस और टेल। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। जो हेड पोर्शन होता है उसमें एक तो न्यूक्लियस यानी नाभिक पाया जाएगा, न्यूक्लियस यानी नाभिक पाया जाएगा। इस नाभिक के अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल मौजूद होते हैं जो कि फादर के अंदर मौजूद होते हैं। यानी जब भी यह स्पर्म किसी एग को फर्टिलाइज करेगा या फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, तो पिता के जितने भी गुण हैं इसी न्यूक्लियस के थ्रू कहां चले जाएंगे, उस बेबी के अंदर चले जाएंगे। क्लियर है। अब दोस्तों, न्यूक्लियस के बारे में आपने समझ लिया। अब हम जान लेते हैं एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, जो ओवम होता है, जिसे एग भी बोलते हैं महिलाओं के अंदर, उस एग को एक विशेष प्रकार की लेयर कवर करके रखती है, यानी सुरक्षा गार्ड की तरह काम करती है। इस लेयर को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा किसी आम फोर्स से नहीं टूट सकता। उसको तोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की एंजाइम की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं एक्रोसोम। और वह एक्रोसोम एंजाइम कहाँ पाया जाता है, मेल के स्पर्म में पाया जाता है। जैसे ही ये स्पर्म, मान लेते हैं यह स्पर्म है, रफली डायग्राम है, ये स्पर्म जैसे ही किससे मिलता है, एग से मिलता है, तो यहाँ पे जो एक्रोसोम मौजूद होता है वह क्या कर देता है, इस पे डिस्चार्ज कर देता है और ये लेयर क्या होती है, टूट जाती है। जैसे ही ये लेयर टूटती है, स्पर्म कहाँ इंटर हो जाता है, इस एग में एंटर हो जाता है और जाइगोट का यानी एक कोशिका का निर्माण कर देता है। और यह एक कोशिका सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के माध्यम से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 ऐसे सेल डिवीजन करने लगता है। तो जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी निषेचन कहते हैं। अब आप ये भी जानिए दोस्तों कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता क्या है। जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म आपस में मिल करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्लियर हो गया दोस्तों। आपने जान लिया न्यूक्लियस के बारे में, हेड के बारे में, एक्रोसोम के बारे में। अब अगला पोर्शन क्या है, नेक। नेक क्या करता है, इस मिड पीस और हेड को जोड़ने का काम करता है। इसका कोई विशेष फंक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो मिड पीस होता है दोस्तों, इसमें एक चीज पाई जाती है जो बहुत ही उपयोगी है इसके लिए, स्पर्म के लिए। वह है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। मिड पीस के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। क्लियर दोस्तों। अब हम जानते हैं टेल के बारे में। आप मछली देखे होंगे, मछली का जो पिछला वाला पोर्शन होता है वह ऐसे ऐसे करती रहती है, जिसकी वजह से मछली क्या होती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होती है। तो वही प्रक्रिया जो है वह मेल के स्पर्म में होता है। यह स्पर्म में जो टेल होता है, टेल क्या होती है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर क्या करेगा, मूव करेगा, जिसके वजह से इसे आगे की तरफ गति करने में मदद करता है। यही कारण है दोस्तों कि जब जब स्पर्मिएशन होता है तो वहां पे स्पर्मिएशन के दौरान जो स्पर्म निकलता है उसे फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचने के लिए काफी लंबा यात्रा तय करना पड़ता है। तो उस लंबे यात्रा तय करने में यही टेल यानी पूंछ मदद करती है। तो आपने देख लिया दोस्तों कि स्पर्म कैसे फंक्शन करता है और उसके क्या कौन कौन से भाग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपने जान लिया। दोस्तों, कुछ और पॉइंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो एक बार हम जान लेते हैं। वो पॉइंट क्या है दोस्तों, आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
डॉक्टरों के द्वारा मेल के स्पर्म को और फीमेल के एग को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसे लैब में फर्टिलाइज करा जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बना करके रख दिया जाता है। तो मैनुअली तरीके से जब हम फर्टिलाइजेशन करते हैं लैब में, तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बेबी यानी एम्ब्रियो का निर्माण हो चुका है। अब वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे ही बच्चा बढ़ने लगता है, वह बच्चा को माता के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है। अब वहां पे प्लेसेंटा के थ्रू उसे पोषण मिलने लगेगा और मिलने के बाद फिर क्या होता है, 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। समझ में आ गया दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों होता क्या है, किसी मदर का यूटेरस भी खराब हो जाता है, यानी अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। उस समय क्या होता है, डॉक्टर ये सजेशन करते हैं आप सेरोगेसी या सेरोगेट मदर को ले लीजिए। तो सेरोगेसी होता है क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब किसी महिला का यूटेरस खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो बेबी का पालन पोषण होता है किसी अलग यूटेरस में होता है, यानी किसी अलग महिला के यूटेरस में होता है। तो वो क्या करती है, जाइगोट का निर्माण होने के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे यूटेरस की आवश्यकता होती है, दूसरे महिला की आवश्यकता होती है और उस महिला में उस बेबी को इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी डाल दिया जाता है। और जिस महिला के अंदर उस बेबी को डाला जाता है, उस महिला को सेरोगेट मदर कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेरोगेसी कहलाती है। एक बार और फिर से जान लीजिए, जब किसी महिला का यूटेरस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है, उस कंडीशन में डॉक्टर सजेशन करते हैं सेरोगेसी का। सेरोगेसी एक ऐसी प्रोसेस होती है जब किसी महिला का यूटेरस खराब हो जाता है, तो वह किसी दूसरे महिला को हायर करता है कि आप कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए मेरे एम्ब्रियो यानी बच्चे को अपने यूटेरस में रखिए। 9 महीने बाद जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसे मुझे वापस कर देना। तो ये जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, सेरोगेसी कहलाती है। इसमें क्या होता है, डॉक्टरों को भी अच्छा खासा पैसे मिलते हैं और सेरोगेट मदर को भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। हालांकि यह बहुत ही रिस्की काम है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी उस सेरोगेट मदर की जान भी जा सकती है लेबर पेन के वजह से। तो सेरोगेसी आपने समझ लिया। अब हम जानते हैं दोस्तों वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, जिसे हिंदी में नसबंदी भी कहते हैं। दोस्तों नसबंदी में होता क्या है, जब पेरेंट्स को जितने बच्चे चाहिए होते हैं, जब उन्हें मिल जाता है, यानी जब वो अपने 2 बच्चों या 3 बच्चों जितने चाहिए होते हैं उन्हें मिल जाता है, तो वो क्या कर लेते हैं, अपना नसबंदी करा लेते हैं। तो पुरुष के अंदर जो नसबंदी होता है उसे क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। और महिलाओं के अंदर जो नसबंदी होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और वैसेक्टोमी में होता क्या है, यही जो वास्ट डिफरेंस होता है दोस्तों, ये जो वास्ट डिफरेंस होता है, यहीं से ये काट दिया जाता है, काट करके यहाँ पे बांध दिया जाता है और इसको यहाँ पे बांध दिया जाता है। इस कंडीशन में अब ये दोनों में होगा, किसी एक में नहीं होगा। यदि एक को बांधकर एक को छोड़ देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कपुलेशन हो जाएगा और कपुलेशन होने के बाद स्पर्मिएशन भी होगा। स्पर्मिएशन होने के बाद बेबी का निर्माण भी हो सकता है। इस वजह से इस दोनों वास्ट डिफरेंस को क्या हो जाएगा, काट के बांध दिया जाता है। अब स्पर्म निकलेंगे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, स्पर्म निकलेंगे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होने की कोई चांस नहीं है। यदि मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक भी क्या कर लिया, इस प्रकार का नसबंदी करा लिया, तो फर्टिलाइजेशन होने के कोई चांस नहीं। अब फीमेल में क्या होता है दोस्तों, आपको बताया था मैं, एक रफ डायग्राम बना के समझा देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे ये हो गया आपका ओवरी, ये हो गया ओवरी, ये हो गया फॉलोपियन ट्यूब, ये हो गया फॉलोपियन ट्यूब, ये हो गया यूटेरस, ये हो गया सर्विक्स और ये हो गया वेजाइना। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये फॉलोपियन ट्यूब है, इस फॉलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट दिया जाता है। यहाँ पे ओवरी में एग का निर्माण होगा, लेकिन वह आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। यहाँ भी ओवरी में एग का निर्माण होगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार का जो नसबंदी होता है महिलाओं में, इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी।
उम्मीद करता हूँ मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।